दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि उसके 3 बेटे होते हैं। एक दिल्ली, एक हैदराबाद, तो तीसरा बेटा दुबई में रहता था। सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन बुजुर्ग आदमी को एक बीमारी लग जाती है। बीमारी का नाम होता है पार्किंसन, जिसकी वजह से ना वह सही से चल पाता था, ना ही सही से बैठ पाता था। इसलिए अक्सर उसे परेशानी रहती थी। और उसकी 60 साल की जो पत्नी होती है, उस पत्नी को आदत लग जाती है सेक्स की। और सेक्स करने के लिए वह एक लड़के को अपने घर पर बुलाया करती थी। इसके लिए बाकायदा उसको पेमेंट किया करती थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल इस घर के अंदर एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं। और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला को इतनी उम्र में, जिसकी उम्र महज 60 साल के आसपास है, और उसके बेटे से भी छोटे उम्र के लड़के से उसे प्यार हो जाता है और उसके साथ वह अवैध संबंधों में व्यस्त रहती थी। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तुम लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलाना है वह कमेंट बॉक्स से अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश के पटना शहर का एक थाना लगता है पाटलिपुत्र, और यहीं का एक इलाका लगता है नेहरू नगर, रोड नंबर 2। दरअसल सुजाता निवास में एक महिला जिसकी उम्र 60 साल के आसपास होती है, जिसका नाम सुजाता देवी होता है। उसका पति जिसकी उम्र 70 साल के आसपास होती है और नाम होता है उसका NK श्रीवास्तव। ये पति और पत्नी यहाँ रहते थे, लेकिन उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटा हैदराबाद में, तो दूसरा बेटा रहता था दुबई में और तीसरा बेटा रहता था दिल्ली में। जो दुबई वाला लड़का होता है वह अक्सर अपनी माँ और अपने पापा से फोन पर बातचीत किया करता था, उनके हाल चाल लिया करता था। और ऐसे ही उसने 15 अक्टूबर 2024 को करीब दोपहर के 12 बजे के आसपास का समय रहा होगा, अपनी माँ को फोन किया। पहली बार फोन लगाया तो नहीं मिलता है, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, इसलिए वह अपनी माँ से बात करने के लिए बार बार फोन लगा रहा था और परेशान हो जाता है। उसके बाद पिता से बातचीत करने की कोशिश करता है तो पिता से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। कुछ देर सोचता है। सोचने के बाद जहां उनका घर होता है सुजाता निवास, उसके ठीक सामने एक अपार्टमेंट होता है, गणेश जानकी अपार्टमेंट। वहां पर एक गार्ड रहता था, राम प्यारे यादव। राम प्यारे यादव को फोन लगाता है और फोन लगाने के बाद कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर जाकर मेरी माँ या पिताजी से बातचीत करा सकते हो। जैसे गार्ड ने यह बात सुनी, उसने कहा, भाई साहब बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और आपकी आकर के बात कराता हूँ। अब राम प्यारे यादव सीधा पहुंच जाता है सुजाता निवास में। वहां जाने के बाद देखता है कि बाहर से कुंडी लगा हुआ, यानी कि दरवाजा लगा हुआ है। उस दरवाजे को खोलता है, उसके अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जब देखता है तो घर के किचन के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी, साथ ही एक बेडरूम के अंदर भी लाश पड़ी हुई थी। लड़का वह फोन पर बातचीत कर रहा था, तुरंत ही वीडियो कॉल शुरू हो जाती है और कहता है कि यहाँ पर तो इस तरह से लाश पड़ी हुई है। और वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। गार्ड, यानी कि जो गार्ड है, उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनने के बाद जो नीचे किराएदार रहते हैं वह भी आ जाते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है। जो यहाँ की पुलिस होती है पाटलिपुत्र थाने की, वह यहाँ आकर के मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। दंपति यानी कि जो रिटायरमेंट अधिकारी हैं, जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, NK श्रीवास्तव, उनकी पत्नी सुजाता देवी जिनकी उम्र 60 साल के आसपास होती है, दोनों की लाश पड़ी हुई थी। जगह जगह ब्लड फैला हुआ था। उन्हें जैसा मारा गया था ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से एक बार नहीं बल्कि बार बार वार किए गए थे। साथ ही जो महिला होती है उसको तो किसी भारी वस्तु से उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। पुलिस ने जब घर आकर देखा तो पुलिस खुद भी हैरान रह गई। दरअसल जो अलमारियां होती है उनको खोला जाता है और खोल करके देखा जाता है तो लगभग 1 लाख की जेवरात, कुछ नकदी भी होती है घर में रखी हुई थी। घर की हालात बहुत अच्छी खासी
कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। अब पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इनका कत्ल हुआ है तो क्यों हुआ है और किसने किया है। तीनों बेटों को खबर दे दी जाती है। दरअसल यह जो विवाहित जोड़ा होता है, इनका मूल निवास सिवान जिला लगता था और सिवान जिला का एक थाना लगता है नौतन, और नौतन का ही एक गांव लगता है पचलखी। पचलखी के रहने वाले होते हैं लोग। इनके गांव के लोगों को भी सूचना दे दी जाती है। सबके सब लोग आते हैं। आसपास के लोगों से भी जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। अब पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको देखना शुरू किया, लेकिन कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा ऐसा मिल ही नहीं रहा था जिसके आधार पर यह कह सके कि आखिरकार कातिल कौन था, कत्ल क्यों हुआ। इनकी जो सीडीआर होती है उनको निकलवाया जाता है, यह पड़ताल करने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार इनका किसी से कोई मामला तो नहीं था, कोई दुश्मनी तो नहीं थी। अब बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चे से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी पुलिस को ऐसा एंगल नहीं मिल रहा था। 15 अक्टूबर की सुबह के वक्त के आसपास का यह घटना हुई थी। दोपहर में पता चल जाती है पुलिस को, और पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। एसएसपी ने कई टीमें बना दी थी। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आकर के एक एक चीज को उठाती है, देखती है, लेकिन कुछ सफलता मिल नहीं पाती है। आखिरकार पुलिस के पास से एक व्यक्ति आता है और आकर कहता है कि लगभग 11 सेकंड की एक सीसीटीवी फुटेज है, हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ मदद मिल सके। अब पुलिस ने जो 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें पता चल जाता है कि एक व्यक्ति है जो कि इन्हीं के घर की तरफ आ रहा था, बाइक पर बैठा हुआ था, और जो इसके कपड़े थे, कपड़े से तो पहचान हो रही थी वह किस कलर का है, लेकिन वह कौन है इसकी पहचान नहीं हो रही थी। पुलिस के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था और यह बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं कि अंधा कत्ल था। यह जो डबल मर्डर था, इस डबल मर्डर का कातिल कौन है, पूरा शहर यानी कि पूरा पटना शहर इस बात को जानने की फिराक में जुट जाता है। रिश्तेदार उनके तीनों बेटे होते हैं, दिल्ली वाला, हैदराबाद वाला और साथ ही साथ दुबई वाला। अब इस मामला में पुलिस उस 11 सेकंड की रिकॉर्डिंग के आधार पर जो आसपास के जो मेन मुख्य रास्ते थे, उन रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो बाइक पर निकला है, उसकी जो शर्ट की कलर थी, उस शर्ट की कलर के हिसाब से उस बाइक सवार को पहचानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि उस बाइक सवार का नाम होता है अमित कुमार उर्फ टिंकू, जो कि राजीव नगर के रोड नंबर 27 पर वहां रहता था और नेहरू नगर में उसका किराने का स्टोर होता है। जब आसपास के लोगों ने कहा यह तो अमित है, अमित उर्फ टीकू है, तो पुलिस इसके पास जाती है, क्योंकि अब एक ही मात्र प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने हालांकि कई लोगों को हिरासत में लिया था और वहां से कोई पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। पुलिस इससे पूछताछ करने लगती है और पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया और अंधेरे में कुछ इस तरह से तीर चलाया कि हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखी है और उसमें तुम हमें कुछ अहम सबूत लगे हो। शुरुआत में वह इधर उधर की बातें बताने लगा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाली बात बताई। दरअसल वह कहता है कि मेरी अक्सर आंटी से बात होती थी। उस लड़के की जो उम्र होती है लगभग 30 साल के आसपास होती है और आंटी की जो उम्र होती है वह लगभग 60 साल से ज्यादा होती थी। आंटी के 3 बेटे होते हैं, तीनों बाहर रहते थे, पति साथ रहता था, लेकिन पति को पार्किंसन नाम की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वह ठीक से चल नहीं पाता, जिसकी वजह से वह अक्सर आराम ही करते रहते थे। अब इस लड़के को 15 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास इस बुजुर्ग महिला ने फोन किया कि तुम्हें घर आना है, तुम्हें कुछ बात करनी है। जैसे इस लड़के को फोन किया जाता है, यह फोन पहली बार नहीं करती, अक्सर इसके पास फोन पहुंचाया करती थी, यानी कि किया करती थी। दरअसल ये लड़का जो होता है इसका मूल निवास नालंदा जिले का एक हिलसा एक इलाका लगता है, वहां का रहने वाला होता है। 3 साल पहले ये यहाँ पर किराने की दुकान करने के लिए आया था और 3 साल पहले ही सुजाता देवी से इसकी जानकारी हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसा अक्सर होता था। वह घर आता था और घर आने के बाद जो भी बुजुर्ग की मदद करता था, बच्चे की तरह इसी तरह से मदद करके निकल जाया करता था। उसने यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उससे कहा कि हमें आगे की जानकारी लेनी है। दरअसल आगे की क्या बात है, क्या नहीं है, क्या नहीं। फिर जब उसने खुलना शुरू किया तो खुल के उसने बताना शुरू कर दिया। दरअसल उसका कहना यह था कि मैं जब भी आता था कोई ना कोई मदद मिल जाया करती थी, पैसे मिल जाया करते थे और उस पैसे के बदले में उस महिला के साथ उसके अवैध संबंध बनाने होते थे। 15 अक्टूबर 2024 को जब उस महिला ने बुलाया तो लगभग
10:30 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उस महिला के साथ वह अवैध संबंध बना रहा था और घर के उस कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी और इन आवाजों को जो रिटायरमेंट अधिकारी होता है उसने सुन लिया। उसने हिम्मत जुटाई, वह किसी तरकीब से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वह उस दरवाजे की तरफ जाता है और झांक करके जब देख रहा था तो अपनी ही पत्नी को उस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और इतना देखने के बाद वह जितनी जोर से चीख सकता था, चिल्ला सकता था, उतनी जोर से चीखता है, चिल्लाता है ताकि इस शोर को सुनने के बाद आसपास के लोग भी आ जाएं। मगर ये पहली बार नहीं था। पति और पत्नी किसी न किसी बात को लेकर अक्सर घर में झगड़ा करते रहते थे और उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें अक्सर लोगों के पास तक जाया करती थी। और क्योंकि रोज रोज के झगड़े होते थे तो इसलिए उन लोगों के उस शोर को, उस चीख को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और मामूली रूप से लिया। उस लड़के यानी कि अमित उर्फ टिंकू को लगता है कि अब कहीं ना कहीं यह बात खुल जाएगी, लोगों को पता चलेगी तो फिर बवाल हो जाएगा। इसलिए वह बहुत तेजी के साथ उठता है। उठने के बाद वह उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है, उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद बेड पर पटक देता है। और जैसे बेड पर पटक के मारता है, वहीं पास में एक तकिया रखा हुआ था। उस तकिए से उसकी आवाजों को, उसकी चीखों को रोकने की कोशिश की ताकि ये चीख ना सके, चिल्ला ना सके। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, जो सुजाता देवी होती है, उस बुजुर्ग आदमी, उस रिटायर अधिकारी की पत्नी होती है, वह रसोई में जाती है। रसोई में जाकर एक चाकू लाती है और चाकू लाने के बाद अपने ही पति के सीने में एक के बाद एक कई बार करती रहती है। जब तक उसका पति मर नहीं जाता है तब तक वह ऐसा ही वार करती रहती है। और वार करने के बाद वह अपने दोस्त को, इसका जो दोस्त होता अमित कुमार उर्फ टीकू से कहती हैं, जो रोज रोज की समस्या है पूरी तरह से खत्म हो गई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं और रास्ता निकल आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद उसके सीने में जो खंजर घोंपा गया था उसको बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद सीधा रसोई में जाती है। रसोई में जाने के बाद उस खंजर को वह पानी से धो रही थी, साफ कर रही थी। उसके जो हाथ थे उन हाथों को भी वह धोने की कोशिश कर रही थी। चाकू बिल्कुल बराबर में रखा हुआ था। इसी बीच में अमित देख रहा था और उस औरत की हरकतों को देख रहा था, किस तरह से वह काम कर रही है। उसे लग ही नहीं रहा है कोई डर हो, कोई खौफ हो। वह डरने लगता है। उसे लगता है कि यह बात अगर बाहर वालों को पता चलेगी तो वह दिन दूर नहीं है जब वह जेल चला जाएगा। इसलिए इस बूढ़ी औरत को भी मारना बेहद जरूरी है। जैसे उसने बूढ़ी औरत का मुंह दबाया, यानी कि वह चीख ना सके, चिल्ला ना सके, तभी उस बूढ़ी औरत ने उसके हाथों में इतनी तेजी से काटा कि उसकी चीख निकल जाती है। अब इस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस लड़के ने चाकू उठाया, उस महिला का गला रेत दिया। गला रेतते हुए भी उस महिला ने उसके फिर से काटा। उसके हाथों से खून निकलने लगता है और जब वह लगातार उस पर चाकू से वार कर रहा था तो इसी बीच में एक दो चाकू खुद के भी लग जाते हैं और वह महिला जमीन पर गिर जाती है। वहीं एक भारी बस पड़ी हुई थी, साथ ही कुछ ऐसे मसालों को कूटने वाला एक, जिसे मूसल टाइप कुछ बोलते हैं, वह भी पड़ा हुआ था। उस महिला को उससे इतना मारा गया, जब तक उस महिला के प्राण नहीं निकल जाते हैं तब तक वह उसको मारता ही रहता है। इसके बाद वह महिला की लाश वहां रसोई में पड़ी हुई थी और जो बुजुर्ग आदमी था उसकी लाश पड़ी हुई थी बेडरूम के अंदर। वह सीधा उस महिला के पास फिर से जाता है। उसके पास जितनी भी सोने की चूड़ियां होती है, ज्वेलरी होती है, उसने खुद से पहनी हुई थी, उस ज्वेलरी को वह उतार लेता है। लेकिन वह आसपास के कमरों में जाता है, तलाश करने की कोशिश करता है तो वहां पर चांदी के बर्तन, साथ ही उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल थे, वह महंगे मोबाइल थे, उनको भी लेता है। उनको लेने के बाद आराम से यहाँ से निकल जाता है। उसे लगता है कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद सीधा पहुंच जाता है अपनी दुकान पर, दुकान को खोलता है और शाम को यहाँ से जैसे रोज की तरह दुकान बंद करता था, एक सुनार के पास जाता है। सुनार के पास जो भी उसने ज्वेलरी वहां से उस महिला से ली थी, उस ज्वेलरी को वहां सुनार को देता है। उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, यानी कि 1 लाख में उस ज्वेलरी को वहां घर में रख देता है और मोबाइल को छुपा देता है। साथ ही वह अपने काम में बिजी हो जाता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जितने भी आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ कर रही थी। इस दुकानदार से भी पूछताछ की जाती है। पुलिस को शक ही नहीं था, आसपास के लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं था कि इसके साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये इस महिला से बातचीत करता था।
वह लगातार 3 साल से चली आ रही थी। पुलिस ने जो सीढ़ियां निकलवाई तो इसमें कुछ सामान कुछ लग नहीं रहा था, सब कुछ सामान लग रहा था। लेकिन पुलिस ने जब अंधेरे में तीर चलाया तो पता चलता है कि अवैध संबंधों के चलते इस बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है। इसकी पति की हत्या हो जाती है, पति की वह खुद ही हत्या करती है, जबकि उसकी हत्या उसका प्रेमी कर देता है। और इस घटना का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 60 साल की वह बुजुर्ग महिला उससे अपने से बहुत छोटे यानी कि वह 30 साल के उस लड़के से प्यार हो जाता है। उसके साथ वह अवैध संबंध बनाया करती थी। उन लड़कों को जब इस बात की जानकारी होती है, उस इलाके में जब यह जानकारी होती है, शहर में जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा था कि एक बूढ़ी महिला आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकती है, जबकि वह उस लड़के को पैसा देती थी और पैसा देने के बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति किया करती थी। दोस्तों, कम से कम कोई भी आदमी अपने बुजुर्ग को खासकर इस तरह से बिल्कुल भी ना छोड़े और उनसे बीच बीच में हालचाल लेता रहे। आखिरकार जैसे दुबई वाले लड़के ने ये किया था, ये वाकई सराहनीय कदम है कि वह अपने माता और पिता से दोनों से बातचीत किया करता। यदि वह कई कई दिनों में बातचीत करता तो शायद इस घटनाक्रम का खुलासा होने में दिक्कत हो जाती और वह रिकॉर्डिंग जो थी 11 सेकंड की, अगर वह निकल जाती तो शायद ये घटना कभी खुलता ही नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।